वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू मेन 5 टॉपिक्स। ओके, पहला जो टॉपिक है आपका उसे हम कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। ओके, जो दूसरा टॉपिक है आपका उसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो तीसरा है आपका उसे हम कहते हैं रिएजेंट्स। फोर्थ पार्ट जो होता है आपका उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, और जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है और बॉन्ड फ्यूजन से लेकर यहां तक सभी पार्ट्स को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसको जरा देखते हैं। ओके, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो आपका बॉन्ड फ्यूजन होता है उसको हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। ओके, और जो दूसरा बॉन्ड फ्यूजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, इसी तरह से जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो आप पहले भी देख चुके हैं। ओके, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला, आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, ऐसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जिसे हम कार्बन एनायन बोलेंगे, ऐसे ही कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। ओके, ऐसे ही आपका रिएजेंट्स कहलाता है। अब ये रिएजेंट्स भी 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 4 मेन टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है या कुछ फिनोमेना पढ़ना है। जैसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरी कैटेगरी जा जाएगी आपकी उसे हम कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। ओके, और जो आपकी लास्ट कैटेगरी होगी इसमें वो होगी आपकी दैट इज रेजोनेंस। तो ये जो 4 मेन टॉपिक हैं, यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज 4 टॉपिक्स। ओके, एंड दीज 4 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे जो बेस है वो ये बनाते हैं, 4 टॉपिक्स। तो इसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो आप पढ़ेंगे वो है आपकी 4 प्रकार के रिएक्शंस। पहला है आपका एडिशन रिएक्शन, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज 4th पार्ट है आपका दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आपने शायद ये नाम कभी सुने होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम इस पूरे रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं एज फार एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। मींस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस चीज के बेस पर आपका यहां से क्वेश्चन आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, इसके अलावा आपका बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो इनके चहेते पार्ट है जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, इसके अलावा इसमें से जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेस पर आता है। इट मींस ERG ग्रुप होगा या EWG ग्रुप होगा। इसके बारे में अभी हम देखेंगे ERG ग्रुप या EWG ग्रुप क्या काम करते हैं। ओके, ERG मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज करे। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एंड EW मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट मीन जिसके साथ ही जुड़ा होगा उससे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा या उससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, पुल आउट कर लेगा, खींच लेगा। तो ये EWG ग्रुप कहलाता है। ऐसे ही आपको इस सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके देखने। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फ्यूजन से। ओके, तो देखिए होता क्या है, पहला जो टॉपिक हमारा दैट इज अबाउट बॉन्ड फ्यूजन। व्हाट इज बॉन्ड फ्यूजन, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बॉन्ड और फ्यूजन में दोनों में एक रिलेशन है। एक्चुअली होता क्या है,
जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम जानते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में आएंगे तब जाके एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आपको ये बोला गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड। तो आप बताएंगे कि ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, बाकी ये जो 2 दिख रहे हैं आपका एक ऐसा बॉन्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? ओके। अब आप एक चीज यहां देखेंगे, बॉन्ड फ्यूजन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शन होने का मतलब ये हो गया कि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ए के साथ ए रिएक्शन कर सकता है या तो ए के साथ बी रिएक्शन कर सकता है। सिंपल एज इट इज, जैसे यहां दिख रहा है उस हिसाब से देखिए आप इसको। अगर मैं ए प्लस ए करूं तो ये A2 बना देगा, ऐसे अगर ए प्लस बी करूं तो ये AB बना देगा, कह सकते हैं इसको। अब इसी A2 को खोला जाए तो हम देख सकते हैं इसमें A और A का बॉन्ड आपको दिखेगा। ऐसे ही आप AB को खोलेंगे तो A और B का बॉन्ड दिखेगा। मैक्सिमम जितने भी आपके केमिकल जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपके केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, खासकर कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कैसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। व्हाट आर दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स? इन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड्स किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हैं सबसे पहले ये होता क्या है। ओके, क्योंकि आप भी पढ़ते हुए आए हैं, कंपटीशन के लिए जो आपको तैयारी करनी है वो आपको बेसिक्स पढ़ने हैं सारे। अगर आपका बेस क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चंस कर सकेंगे। ओके, तो देखिए होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया देयर विल बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स और बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग मींस क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि यदि यहां से एक एलिमेंट ए है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे ही यहां से दूसरा जो एलिमेंट होगा वहां से वो भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसे कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब देयर विल बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस देयर विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, अब जाहिर सी बात है 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा आपका 0 होगा, या आपका हो सकता है बहुत छोटा वेरी स्मॉल, या आपके पास तीसरी कंडीशन है वो हो सकती है वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो हमें इन 3 कंडीशंस के बेस पर बॉन्ड फ्यूजन को समझना है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जब ये ए और ए एटम बनाए और ए और बी एटम बनाए तो दोनों के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, ये हम समझ चुके हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर HCl का एग्जांपल देता हूं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, और इस प्रकार से बनने वाली बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जा सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें इसी कोवेलेंट बॉन्ड को, चाहे वो ए और ए टाइप का एलिमेंट हो मींस मॉलिक्यूल हो, या ए और बी टाइप का मॉलिक्यूल हो, या 2 अलग अलग एटम्स अगर बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इन बॉन्ड्स को कैसे तोड़ सकते हैं, हाउ वी कैन ब्रेक दीज बॉन्ड्स, उसके लिए हमें कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। और बॉन्ड्स टूटने के तरीके होते हैं डिफरेंट, उसको हम देखते हैं। आप जानते हैं जैसे आपके पास एक एटम है ए और ए। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो ए और ए दिख रहा है आपको वो कैसे है? इट मींस इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एंड ए। एक इलेक्ट्रॉन ए का है, यहां से यहां भी एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जब सेम एटम्स होते हैं तो इनको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये नॉन पोलर क्यों बोला गया है? नॉन पोलर का मतलब ही ये होता है कि दोनों एटम्स क्या होंगे, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इस बात को आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एटम्स विल बी 0। इसका मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर इंस्टेंस 5 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 5 है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा मींस माइनस करके वो 0 निकलेगा। या तो पहली कंडीशन यही हो सकती है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा हो? 0 हो, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो सकती है? सेम हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है, या दोनों का डिफरेंस 0 है। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि एक दूसरा एलिमेंट है, जैसे आपके पास ए बी टाइप ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। इस ए बी एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड बी। ओके, अब आप मुझे ये बताइए अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? ए और बी। ए और बी जो होता है आपका वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है पोलर?
क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, वो वेरी लार्ज होता है। कैसा होता है, वेरी लार्ज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज होगा, इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 5 है, मतलब दोनों एटम्स है और दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिफरेंट है। इट मीन्स दोनों का डिफरेंस 3 निकल के आ गया, ज्यादा है, क्योंकि 0.01 या 0.1 या फिर 1, ये जो वैल्यूज होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, ये बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो 3 तो और भी ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। और इस बेस में हम कह सकते हैं जब ऐसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कुछ डिफरेंट तरीके से होगा, बॉन्ड का फ्यूजन कुछ डिफरेंट तरीके से होगा, और यहाँ पर डिफरेंट तरीके से होगा। तो दोनों तरीकों को हमें आपस में कोरिलेट करके पढ़ना है। तो पहला जो तरीका है आपका ए और ए एटम को लेकर, इसको देखकर पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि ये जो एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ए और ए, ये आपका कैसा एलिमेंट है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, सॉरी, ओके, ये एक प्रकार का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम ये भी जान चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग 0 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ए और ए के बीच का जो बॉन्ड होगा, अगर उसको मैं तोड़ना चाहूंगा तो कैसे टूटेगा, याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, मैंने हाफ हेडेड एरो बना रखा है। हाफ हेडेड एरो ये इंडिकेट करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गया है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए और ए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आ गई है, मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। ये वैसा ही है जैसा आप समझ लीजिए कि आपको आप ही के साथ क्या किया जाए, कंपटीशन करा दिया जाए। तो आपको आप ही की एक परछाई के साथ अगर कंपटीशन करा दिया जाए, तो बताइए कौन विनर होगा। जाहिर सी बात है, दोनों की जो एनर्जी होगी सेम होगी, दोनों में से कोई भी विनर नहीं होगा। कंडीशन क्या होगी उसमें, यही कि दोनों का बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए दोनों को। तो ऐसी कंडीशन यहां पर भी है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और ए एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऐसे केस में जो आपका ए एटम होगा और दूसरा जो ए एटम होगा, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में कैरी कर लेंगे। ऐसे बनने वाले कंडीशन को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a, ओके। अब ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जैसे आपको ये दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके। कभी भी किसी एटम के ऊपर यदि इस तरह से आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अगर वो इस प्रकार से बनने वाले फ्यूजन से बनेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल, ओके। अभी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से बनने वाला जो क्लीवेज होता है या फिर फ्यूजन होता है, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहा जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अभी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या है, समझिए इसको। देखिए, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, लिटिक मीन्स टूटना, ओके, और होमो का मीन्स सिमिलर या फिर सेम कह सकते हैं। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कभी ये बॉन्ड टूटता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है, ओके। और ऐसा कब होता है, जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो, बहुत छोटा हो, मीन्स या तो आपका 0 हो या तो कैसा हो, वेरी स्मॉल। कैसा हो बेटा, वेरी स्मॉल, ओके। तो इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल है, मीन्स अगर मैं आपसे बोलता हूं H2 एक मॉलिक्यूल है, तो बताइए इसमें किस प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज होगा या बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो आप बताएंगे इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्यों, क्योंकि इससे बनने वाला जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और जब इन दोनों के बीच बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और हाफ इलेक्ट्रॉन इसको, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगी आपकी 2H फ्री रेडिकल की कंडीशन बन जाएगी। क्या हम ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो आप मुझे एक चीज बताइए, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, 0 होगा या कम होगा। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को दोनों को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। कैसे हैं बेटा, नॉन मेटल्स। और जो नॉन मेटल होते हैं, याद रखिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। किनके कंपैरेटिवली, मेटल्स के कंपैरेटिवली। इट मीन्स हाइड्रोजन की आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट
एक बात ध्यान रखिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकलता है, वो आपका बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, या फिर हम इतना स्मॉल होता है कि इसको हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल। क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो CH का जो आपको दिखेगा इस प्रकार से बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो आपके पोलर ना होके कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे, नॉन पोलर। जिस प्रकार से नॉन पोलर आपका सेम एटम्स में होता है, ये सेम एटम तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। सो इट इज कंसिडर्ड एज स्लाइटली पोलर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, स्लाइटली पोलर को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्लाइटली पोलर बोलने से जो बेटर ऑप्शन है वो आपका नॉन पोलर कहलाएगा, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दीज टू डिफरेंट एटम्स, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको नॉन पोलर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, जैसे आप जानते हैं, अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, आपसे पूछा जाए ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इज इट पोलर और नॉन पोलर, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, सोचिए। अब देखिए कंडीशन क्या है। यदि आपकी कंडीशन यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बोली गई है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला CH4, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं, बिल्कुल है। ओके, तो जो CH4 होता है मीथेन का मॉलिक्यूल, उसको आप पोलर मॉलिक्यूल मानते हैं, नॉन पोलर, एक्चुअली इट इज नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर होता भी क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दोनों की ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है, जिस वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, मींस डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल, या हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल, जिस वजह से ये किसकी तरह ट्रीट करता है, नॉन पोलर की तरह। और इसीलिए जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, जब वो टूटेगा, तो हमेशा याद रखिए वहां भी कुछ इस तरीके से क्लीवेज होगा, मींस ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और आप जानते हैं कंडीशन कुछ कैसी हो जाएगी, यहां पर आपका CH3 रहेगा फ्री रेडिकल के साथ, और यहाँ पे H फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहां पर आप कंडीशन जान चुके हैं कि यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप वैसे भी जानते हैं कि आपका जो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो आपका लेस रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन्स, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्केन्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। ओके, और ये जो पैराफिन्स होते हैं, इनका मतलब ही होता है, पैरा का मतलब होता है लिटिल, और फिन्स मतलब होता है एफिनिटी। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स की जो आपके एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स की ये टेंडेंसी कम होती है, लिटिल एफिनिटी होती है, किसके लिए, टुवर्ड्स एसिड, बेस या फिर रिएजेंट। किसी भी रिएजेंट के लिए, किसी भी एसिड या किसी बेस के लिए, ये जो आपके एल्केन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, वैसे ही। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आपको मिलती है, तो तब भी आपका क्या बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो अब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं। अब जो कंडीशन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये कंडीशन आपकी क्या लाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो हम लिखते हैं कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, आपको बता चुका है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, 0 या फिर वेरी स्मॉल। क्लियर, इट मीन्स द मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन पोलर। जो मॉलिक्यूल होगा आपका वो नॉन पोलर होना चाहिए। आपको पता है पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। जाहिर सी बात है कि जो आपके लाइक सॉल्वेंट्स होते हैं, एक्चुअली हम सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो लाइक सॉल्वेंट डिसॉल्व्स लाइक, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर ये दोनों आपस में आएंगे या फिर ये दोनों आपस में आएंगे तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा या रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही सॉल्वेंट में क्या होता है, जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसको पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें ये जानना है कि आपको नॉन पोलर मीडियम या नॉन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत इसमें है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप यदि किसी दो
सिमिलर एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो आप खुद ही समझिए कि दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ पाना पहली बात तो मुश्किल है। ओके, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, इनके बॉन्ड को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए इनके बीच का जो बॉन्ड टूटना चाहिए उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो तीसरी कंडीशन हम यहां लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। चौथी कंडीशन देखिए, आपने कभी क्या एक ऐसी रिएक्शन देखी है जहां सनलाइट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, आप 12th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चौथी जो कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इस सनलाइट की बात क्यों गई है, जिसको हम यूवी भी बोलते हैं। एक्चुअली अगर आपका एरो के ऊपर H न्यू लिखा हो तो समझ जाइए वो सनलाइट की प्रेजेंस है। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक जैसे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस आपने सुना होगा, क्या होता है जानते हैं ना? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए इसके बारे में। तो क्या पढ़ा इसके बारे में आप लोगों ने? जैसा अगर मैं आपसे बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसमें मैं क्लोरीन डालता हूं और 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करने की कोशिश करता हूं। ओके, एक्चुअली 500 डिग्री सेल्सियस या आपका लिखा हो H न्यू। देखो आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं, आपको यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस दे रखी है अगर अभी, तो यहाँ पे H न्यू नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसका मतलब हम पहले से क्या दे रहे हैं, इसको हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। और हाई टेम्परेचर देने का पीछे कारण क्या है, हम उसके बॉन्ड को तोड़ सके। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं मींस हाई टेम्परेचर, तो बॉन्ड ये वाला टूटना चाहिए, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, मतलब तोड़ना किसे चाहते हैं आप ये 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना है, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर, सो व्हाई यू आर यूजिंग दिस हाई टेम्परेचर टू ब्रेक दिस सिंगल बॉन्ड। जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि आप जानते हैं एक में पाई बॉन्ड होता है, एक में सिग्मा बॉन्ड होता है, और आप जानते हैं पाई बॉन्ड थोड़े ही समय के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो जिस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है उस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, मीन सिंगल और डबल बॉन्ड की बात चल रही है। ओके, तो आप बताइए अगर इसको हम इलाबोरेट करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, और इक्वेशन क्या थी आपकी, दोबारा से देख लेते हैं। इक्वेशन आपकी थी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आपको Cl2 डाला गया था 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको बोलना था क्या बनाना है। देखिए अगर इसको पूरा खोला जाए तो क्या कुछ इस तरह से इसकी पूरी बनावट होगी। देखिए आप जानते हैं ये एक प्रकार का हमें सिंगल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब भी हम किसी भी ए और ए बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए ये दोनों बॉन्ड कैसा है आपका, नॉन पोलर है, इस वजह से क्या होगा, एक बॉन्ड यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो क्या कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपका CH2 रह जाएगा, एक दो H रह जाएंगे, एक H बाहर निकल आएगा H फ्री रेडिकल के फॉर्म में। इतनी बातें क्लियर? और एक फ्री रेडिकल आपका इसके ऊपर बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 ने लिया है और एक H फ्री रेडिकल ले जाएगा। क्लियर? और साथ साथ में यहाँ पर आपका ये जो क्लोरीन डाला गया है, ये क्लोरीन का क्या काम होगा, ध्यान से समझिए। ये जो Cl2 होता है इसको हम ऐसे भी तो लिख, क्लोरीन और क्लोरीन करके दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का Cl2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl और Cl करके। आपने यहाँ देखा कि क्लोरीन के बीच में होमोलैटिक क्लीवेज होने की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गया और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, आपका ये जो CH2 होगा जो आपने पहले देखा था, इसी को दोबारा बना रहे हैं CH2 CH, और इस हाइड्रोजन के चारों ओर मींस इस कार्बन के चारों ओर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये भी देखेंगे कि ये भी एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कैसा है, वेरी स्मॉल। क्लियर? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से बॉन्ड टूटेगा आपका, यहां जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड में CH2 के पास फ्री रेडिकल प्लस H के साथ फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा। जो आपका पहला स्टेप था उसे हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोला जाता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, और जो आपका दूसरा स्टेप होगा, अब इस दूसरे स्टेप को हम बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसका मतलब ये है कि अब चेन जो है मींस पहले तो हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने उसको चलाने की कोशिश की और लास्ट में हमें उस रिएक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो पहली
इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन और तीसरा टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना है। ओके, तो दूसरे स्टेप में आपका एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा आप जानते हैं, ये तो आपका बन के आ गया है, तो इसी को वापस ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, साथ में कौन जुड़ेगा आप जानते हैं, ये फ्री रेडिकल आपके 2 क्लोरीन निकले हुए हैं, इनमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके पास आएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये भी आपस में आएंगे, तो दोनों एक बॉन्ड बना देंगे, जिस वजह से यहाँ पे जो बनेगा वो होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो Cl आके यहां जुड़ जाएगा। और लास्ट स्टेप जो आपका होता है इसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। और ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, इस चेन टर्मिनेशन स्टेप में आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये जो H फ्री रेडिकल मिला था उसको लीजिए, ओके, प्लस एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का यहां मिल जाएगा, क्योंकि एक आप यहां यूज कर चुके हैं, दूसरा यहां यूज करेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में देंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे HCl। अब यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी रिएक्शन। ओके, तो ये जो पूरी रिएक्शन थी, इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्यों यूज किया गया है। आप जानते हैं ये जो इतना टर्म दिख रहा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH मींस CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आपका कोई ऐसा कार्बन लगा हुआ है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन यदि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो समझ लीजिए उस प्रकार का जो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, उसे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, बिकॉज दिस होल पार्ट इज नोन एज एलाइलिक पार्ट। तो ये जो एलाइलिक पार्ट होगा, इस एलाइलिक पार्ट में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, देखिए इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हमारा क्लोरीन जाके सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसीलिए हम इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस भी कहते हैं। और ये एक कंडीशन है आपकी होमोलिटिक क्लीवेज की, जैसे हमने 4 पढ़ चुकी है, अभी हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। अब जो अगली कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की कंडीशन। कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो छठी कंडीशन होगी आपकी वो होगी आपको प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी बोला जा सकता है। पेरोक्साइड आपको जिस भी रिएक्शन में मिलेगी, मींस पेरोक्साइड का मतलब होता है जिसमें O का लिंकेज मिले, 2 ऑक्सीजन का लिंकेज मिले एल्काइल ग्रुप्स के बीच में। ओके, तो वहां भी आपका क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और रह गई है, और वो जो कंडीशन है आपकी वो है वेपर फेज। अब बताइए वेपर फेज का मतलब क्या है। वेपर फेज का मतलब है कि एक वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या उनके बीच में जो बॉन्ड्स जो होती हैं, वो बॉन्ड्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के बीच में कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसका मतलब इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो वीक होंगे, जिस वजह से आसानी से क्या हो सकते हैं, ब्रेकेबल हो सकते हैं, टूट सकते हैं और बहुत जल्दी टूटेंगे। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं होमोलिटिक क्लीवेज करना है हमें, तो हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। तो एक कंडीशन ये भी है कि वेपर फेज में रख दो तो अपने आप फटाफट फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो ये तो जितनी भी बातें थी, इट इज ऑल अबाउट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। नाउ वी विल मूव ऑन टू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में अंतर किस चीज का है, एटम्स का अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बात करते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। देखो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे, सेकंड टॉपिक, आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, और इस AB मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं दोनों आइटम्स डिफरेंट है। यदि दोनों आइटम डिफरेंट है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस होगा इन दोनों का कैसा निकलना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा निकलना चाहिए, वेरी लार्ज। अगर दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड्स का क्लीवेज कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे, आप जानते हैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ये मान के चलते हैं अगर कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं इसी कंडीशन को, पहली कंडीशन तो यही है जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, B क्या करेगा, सभी के सभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को क्या करेगा, पुल करेगा। और जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस B ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये तो B का इलेक्ट्रॉन था ही था, साथ में B ने एक A का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो B के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। आप जानते हैं ये B का इलेक्ट्रॉन था, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है A का, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो हम B को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे इंडिकेट कर लो। क्लियर, आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो डेवलपमेंट होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयंस। और आयंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव
चार्ज होता है उनको कैटाइंस बोला जाता है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या बोला जाता है, एनाइंस। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके केस में। आप जान चुके हैं यहाँ पे एक तो डिफरेंस आपको एक तो पता चल चुका है कि पहली कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वेरी लार्ज होना चाहिए कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करने के लिए थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके, और जो दूसरी कंडीशन है वो है आपकी पोलर सॉल्वेंट की कंडीशन। मींस अगर ये मॉलिक्यूल पोलर है तो उसको पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व किया जा सकता है, और पोलर सॉल्वेंट में ही अपने प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए कैटायन और एनायन कैसे। यदि आपके पास कोई एक कार्बन है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ओके, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे हम कहेंगे कार्बो कैटायन, कार्बो मीन्स कार्बन, और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बो एनायन, कार्बोनाइन कहा जाता है इसको। क्लियर? ऐसे ही आपका अगर कार्बन के ऊपर कभी आपका ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोला जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। लेकिन आप दोनों के इन तीनों में डिफरेंस जानते हैं, इन दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज की वजह से हुआ है, क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और लिटिक का मतलब होता है टूटना। दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग क्वांटिटी में एक दूसरे की कंडीशन बनाएंगे। कैसे? आप जानते हैं ए ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, जहां बी ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, एक ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया और दूसरे ने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। क्लियर? तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है, मींस कार्बोनाइन बोलते हैं इसको। और ये जो आपका कार्बन फ्री रेडिकल दिख रहा है, ये आपका फॉर्मेशन किससे होता है, होमोलिटिक क्लीवेज से। ओके, ये होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्मेशन इसका होता है। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर और इलेबोरेट करते हैं, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सी है और वो किसी दूसरे एक एलिमेंट के जेड के साथ लगा हुआ है, और हमने बोल दिया कि जो जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सी से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जेड जो होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर को ले जाएगा, और बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा कुछ ऐसे होगा। इट मीन्स हम जानते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जेड के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप एक बार नोटिस करें, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन का आउटर मोस्ट में, यहाँ पे आपके 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इसके प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे ही कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में आया तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो हम यहां से ये चीज समझ चुके हैं कि कार्बोकैटायन में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। कैसा ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन तो आपने ये समझी कार्बोकैटायन के लिए। अब देखो, जिस प्रकार से आपने कार्बोकैटायन के लिए कंडीशन समझी, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, कार्बन एनायन के लिए कंडीशन समझते हैं। आप जानते हैं कार्बन एनायन ये है, अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती, ये जेड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जेड के हैं, मीन्स कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, जेड का 1 इलेक्ट्रॉन, और अब कंडीशन हमने कुछ ऐसी कर दी। बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और इस तरह से अपने ऊपर क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज लगाएगा, और जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होगा या नहीं? बिल्कुल। इस बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसको हम कहेंगे कार्बोनाइन। ओके, कार्बोनाइन बोलेंगे। अब एक चीज बताइए, ये जो कार्बोनाइन है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर आप पहली कंडीशन देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, और यहां भी इसका आउटर मोस्ट में कितने थे, 8। तो कंडीशन क्वेश्चन जो है कभी भी आपका इधर से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कार्बोनाइन इज। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन में दिया होगा आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन में दिया होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन में दिया होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथे क्वेश्चन में दिया गया होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। अगर आपसे कार्बोनाइन के लिए पूछा गया है कि इसका आउटर मोस्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो काउंट कीजिए। आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको पहले से होते हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
क्या ऐसे ही आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्बन फ्री रेडिकल के लिए तो बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस तरह से, ये कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा, ओके, एक ये बना और एक ये बना, इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। जब कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन पूरी बनाते हैं इसकी। देखो हम पढ़ रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल का एक एग्जाम्पल, ओके। इनके बारे में हम इलेबोरेटेड स्टडी जो है बाद में करेंगे, ओके। तो कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बना, मान के चलिए आपके पास इस तरह से क्या है, यहाँ पे एक स्पीशीज है और यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। तो ऐसे केस में बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपको मिलेगी। आप जानते हैं ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये 7, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोनाइन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये जितने भी आपने कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट टॉपिक को कंप्लीट करता है, ओके। लेकिन इसके आगे फर्दर जो स्टडी है कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की, इनकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।